not afraid of growing slowly. Be afraid only of standing still. सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का मेटल्स वाला चैप्टर, जिसके एनसीईआरटी फुल फ्लेज सॉल्यूशंस हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी वीडियोस में आपको एक एंटरटेनमेंट के लिए और आपकी नॉलेज के लिए एक पहेली या क्विज या कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है, और जो उसका सही आंसर देता है उसको नेक्स्ट वीडियो में अप्रिशिएट किया जाता है। सो हेयर आर योर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस? ये आपको मेरी तरफ से एक बोनस पॉइंट। इसका आंसर है पेरिस। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, एंड व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पर व्हाट की जगह विच भी समझ सकते हैं, विच यहाँ पर आ जाएगा। इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो इसका सही आंसर देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में नेम लेकर अप्रिशिएट किया जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। So let's begin our chapter without wasting the time. चैप्टर के अंदर हम सारी बुक एक्सरसाइज कवर करेंगे, एमसीक्यूज इंक्लूडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच इट, क्वेश्चन आंसर्स, गिव रीजंस, एक्टिविटीज, ईच एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले ना मेटल्स वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं। और जैसे कि आपको पता ही, मैं आपको हर एक चीज़ की फ़ोटो दिखाकर ही बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये पिक्चर्स देखिए। आई होप आपने अच्छे तरह से ये जो पिक्चर्स हैं ये देख ली होंगी। अब हम चलते हैं इसके मीनिंग पर। तो बेसिकली आपने पिक्चर्स के अंदर एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि ये सारी जो पिक्चर्स थी, इनके अंदर जो ये सामान, जो मटेरियल रखा है, वो बहुत ज़्यादा शाइनी है या फिर लस्ट्रस आप कह सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये सामान और कुछ नहीं, दिस इज़ द मेटल। तो जी हाँ, मेटल्स ऐसी चीज़ होती है, ऐसा कोई भी मटेरियल होता है जो पॉलिश्ड होता है, लस्ट्रस होता है, और उसकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी या फिर लस्ट्रस आप कह सकते हैं होती है। और ये क्या करता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है। अच्छा कंडक्टर होता है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल उल्टा होते हैं मेटल्स के। मेटल्स के पास लस्ट्रस लुक होता है, लस्ट्रस शाइनिंग अपीयरेंस होती है। नॉन मेटल्स के पास वो नहीं होता। मेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है उन्हें हम पतली पतली वायर्स के अंदर जो है वो तोड़ सकते हैं। और मेलिएबल का मतलब होता है हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं और उन्हें हम शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका उल्टा नॉन मेटल्स वो ऐसे नहीं होता है उनके साथ। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटर इनटू थिन शीट्स। अभी हमने पढ़ा कि मेलिएबल की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के पास कि उन्हें हम थिन शीट्स के अंदर तोड़ सकते हैं। तो क्या ऑक्सीजन एक मेटल है? ऑक्सीजन एक मेटल नहीं है, वो एक गैस है। सल्फर भी नहीं है एक मेटल, फॉस्फोरस भी नहीं है। बचा कौन? जिंक। जिंक जो है वो एक मेटल है बेसिकली, और इसीलिए हम उसे शीट्स के अंदर तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना इनमें से क्या सही है। सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, हमें ये बताना है। सारे मेटल्स देखो डक्टाइल नहीं होते हैं, हर जगह एक्सेप्शंस होती ही हैं। नेक्स्ट है, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स डक्टाइल ही होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये क्या कह रहे हैं कि कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो बेसिकली मेटल्स डक्टाइल होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स डक्टाइल है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आएगा हमारे पास जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, बिकॉज एक मरकरी एक मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। यानी कि अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो लिक्विड हो जाता है एंड इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स बेसिकली, सो इट इज़ नॉन डक्टाइल। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया अब हमारे पास। फॉस्फोरस कैसा मेटल है? ठीक है, इससे पहले इसकी फोटो देख लीजिए। सो दिस इज समथिंग फॉस्फोरस। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का फॉस्फोरस है, ये जो पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है। सो फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया दैट मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद है नेक्स्ट आयरन, यानी कि जो लोहा है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के अकॉर्डिंग, यानी कि तांबे से जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो आयरन होता है। उसके बाद है मेटल जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम किसी मेटल और एसिड को जोड़ दें तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कि क्या बनाएंगे, मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। सो स्टेटमेंट रॉन्ग है। जनरली जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ एंड दे रिलीज H2 गैस। नेक्स्ट है सो फर्स्ट वाले का आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद है सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। सो ये ट्रू है कि जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और कुछ और रिएक्टिव मेटल भी होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। उसके बाद है कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देता है अगर हमारे पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, फॉल्स है इसका आंसर। जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो कॉपर कैसे डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को, वो नहीं करेगा। नेक्स्ट है कॉल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो जो कॉल है क्या हम उसे वायर्स की फॉर्म में ड्रॉन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो मेटल के साथ कर सकते हैं एंड कॉल इज अ नॉन मेटल विच इज़ अ डक्टाइल नॉन डक्टाइल मेटल। Coil is not a metal, it is a non-metal which is non-ductile non-metal। तो ये है हमारे पास कॉपर। ऐसे आपने बहुत सारे यूटेंसिल्स देखे होंगे, तो ये है कॉपर। उसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, डिस्टिंग्विश कह लो या फिर डिफ्रेंशिएट कह लो। सो सबसे पहले है हमारे पास अपीयरेंस। तो मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है? लस्ट्रस होती है। नॉन मेटल्स आर डल। हार्डनेस कैसी होती है? मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, ये मेलिएबल नहीं होते। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। हीट के कंडक्टर जो है मेटल्स अच्छे होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी जो गुड कंडक्टर हैं वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास गिव रीजंस कि जो एल्यूमिनियम फॉयल है उसे हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। यानी कि जो हमारा एल्यूमिनियम फॉयल पेपर होता है उससे हम फूड क्यों रैप करते हैं? बिकॉज इसलिए करते हैं एल्यूमिनियम इज अ मेटल और हम उसे शीट्स की फॉर्म में ड्रॉन कर सकते हैं। सबसे बड़ा मेलिएबिलिटी का एग्जांपल है आपके पास एल्यूमिनियम। और डक्टिलिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो गोल्ड है बेसिकली उसे हम 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक की जो है एक वायर जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल्स की हम बात कर रहे थे कि हम उसे फूड क्यों रैप करते हैं। बिकॉज एल्यूमिनियम एक हाईली मैलिएबल है, यानी कि उसे शीट्स की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, शीट्स की फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो फूड के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। नेक्स्ट है जो इमर्जेंट रोड्स होते हैं, यानी कि जब हम लिक्विड्स को हीट करते हैं, फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। यानी कि जब हम किसी मेटल को किसी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं बेसिकली, तो जो इमर्शन जो रोड्स होती है बनी हुई वो मेटालिक सब्सटेंसेस से बनी होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इमर्जन रोड्स को हम यूज़ करते हैं ताकि उसमें अच्छे से हीट हो जाता है सारा का सारा सामान। बिकॉज अगर हम किसी नॉन मेटल को के अंदर उस लिक्विड को हीट करेंगे तो जो हमारा जो नॉन मेटल होगा वो ऑलरेडी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वुडन उसके अंदर किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद जो है वो वुड भी जल जाएगी। अगर प्लास्टिक के अंदर कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो नॉन मेटल तो वो भी पिघल जाएगी, बट मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब हमारे पास एक जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जो कॉपर है वो जिंक को, अगर आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, दिस इज़ द जिंक सॉल्यूशन, जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो अगर हम इसके अंदर कॉपर डालेंगे तो जो बेसिकली कॉपर है वो जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा? बिकॉज जो जिंक है वो हायर नंबर पे है एज कंपेयर टू कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। केदार तो ये कुछ आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने की एक ट्रिक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। देखो केदार से आ जाएगा के से पोटाशियम फर्स्ट नंबर पे, नाथ से Na सोडियम, नेक्स्ट क से Ca कैल्शियम, उसके बाद माली Mg, आलू से आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ज़रा से आ जाएगा आपका जिंक, फीके से Fe पकाता है से Pb एंड हे से आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, कह लो इसे आप, हाँ जी हाइड्रोजन हीलियम। तो बेसिकली ये आपकी सीरीज़ रहती है, आगे भी होती है आपको, बट अभी इतनी कर लीजिए आप। तो देखो जिंक तक है, जिंक से पहले कहीं कॉपर है नहीं है ना, इसका मतलब इससे बाद ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो कॉपर है वो क्या है, वो कम जो है रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक से, सो इसलिए वो उसे नहीं डिस्प्लेस कर सकता। तो सीरीज़ क्या थी? केदारनाथ का माली आलू ज़रा
फीके पकाता है। आगे है कि जो सोडियम और जो पोटाशियम है, जो हमने अभी देखा रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर जो ऊपर थे सबसे ज़्यादा, जैसे कि पोटाशियम फर्स्ट नंबर पे था, तो ये जो है इन्हें हम कैरोसिन के अंदर क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये इवन फायर को भी कैच कर लेते हैं तो अगर ये एयर की कॉन्टैक्ट में आ जाए, सो इसलिए हम इन्हें कैरोसिन के अंदर छुपा के रखते हैं बेसिकली। अभी हमने क्या पढ़ा था एक पीछे कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिससे हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बेसिकली। सो ये पूछ रहे हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या जो है अगर हम लेमन पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल के अंदर रख सकते हैं? अगर हाँ या ना तो एक्सप्लेन करना है। तो हम इसे नहीं स्टोर कर सकते एल्यूमिनियम वेसल या यूटेंसिल के अंदर, वेसल बोल सकते हैं हम उसे या फिर यूटेंसिल, एक ही बात है। बिकॉज जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अब जो पिकल है उसके अंदर कहीं ना कहीं एसिड होगा ही, और वैसे भी नींबू के अंदर तो एसिड होता ही है। कौन सा एसिड होता है नींबू के अंदर? दैट इज सीट्रस एसिड इसके अंदर होता है। सीट्रस एसिड मैंने सी ए छोटी फॉर्म में लिख दिया। सो इस वजह से अगर वो दोनों आपस में मिल गए मेटल्स के अंदर, अगर हमने उसे स्टोर कर दिया तो वो क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और जो पिकल है बिकॉज वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर और वो स्पॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट हमें मैच इट करना बेसिकली। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड एक क्या है? ज्वेलरी, अभी दिखाया था आपको पीछे पिक्चर्स में। आयरन क्या है? एक मशीनरी होती है आयरन की, लोहे से बनी हुई। एल्यूमिनियम को हम कहाँ यूज़ करते हैं? फूड को रैप करने के लिए। कार्बन क्या है? एक फ्यूल है। कॉपर क्या है? इससे हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स बनी होती है। और मर्करी क्या है? थर्मामीटर एक होता है। ठीक है जी। आगे हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो फटाफट से हम कर लेते हैं। आगे उन्होंने पूछा है कि अगर हमारे पास डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम उसे कॉपर प्लेट के ऊपर डाल दें तो क्या होगा? सो लेट मी शो यू द पिक्चर फर्स्ट। सो दिस इज द कार्बन कॉपर प्लेट, आपकी कॉपर प्लेट है बेसिकली, आप देख सकते हो इसे। अगर हम इस पे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा? तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो किंग ऑफ एसिड्स बेसिकली बोला जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, HCl हम उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कॉपर है वो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, बट अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा और हम उसे कॉपर प्लेट के ऊपर डालेंगे तब जो है कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करेगा और वो क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। सो डिल्यूट होता है बेसिकली जिसके अंदर जो है सॉल्यूट की जो मात्रा है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। सो जो डिल्यूट में सॉल्यूट कम होगा यानी कि एसिड कम होगा, कंसनट्रेटेड में जो है सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, दैट इज एसिड ज़्यादा हमारा होगा। तो ये कुछ आपका रिएक्शन रहेगा। कॉपर को हम Cu बोलते हैं, देन उसमें हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, सो वो CuSO4 बन जाएगा और क्या देगा हमें? हाइड्रोजन गैस देगा। बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी मेटल को और किसी एसिड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सॉल्ट प्लस H2 आता है, और यहाँ पर ये चीज़ आपको प्रूफ भी होगी। नेक्स्ट है, अगर हम आयरन नेल्स यानी कि जो लोहे की कील होती है, अगर हम उन्हें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? अब देखो, लोहे की कील है Fe, कॉपर क्या था हमारा? Cu। सो बेसिकली क्या होगा? आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर से। अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर जो है पढ़ा था। सो इस वजह से क्या होगा? जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर जाएगा कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और कॉपर को अलग कर देगा। तो जो रिएक्टिविटी है आयरन की वो ज़्यादा होती है कॉपर से। आयरन जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, यहाँ से खुद इसके साथ सल्फेट के साथ लग के बैठ जाएगा और कॉपर को जो है क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आयरन है, आयरन के अंदर हमने कॉपर सल्फेट को ऐड किया, देन हमें मिलता है आयरन सल्फेट एंड कॉपर एज अ अलोन। सो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई सलोनी है, वो बर्निंग चारकोल है उसके पास, और उसने क्या किया है? जो गैसेस वहाँ से इकट्ठी हुई हैं, बर्न किया जब उसने, तो उसने वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो कलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर उसे पता करना है कि जो गैस का जो नेचर है वो कैसा है। तो बेसिकली क्या होगा? सबसे पहले जो भी उसने टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस कलेक्ट की है उसे क्या करना है? उसके अंदर पानी ऐड करना है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को कवर करो और उसे बेसिकली अच्छे से शेक करो। नेक्स्ट जो है उस सॉल्यूशन को टेस्ट करो ब्लू लिटमस के साथ एंड रेड लिटमस के साथ। अगर जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो गैस का नेचर है वो एसिडिक है। नेक्स्ट हमें इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। क्या होगा? तो जब चारकोल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्यों? बिकॉज अगर कोई भी चीज़ जो है
वो बर्न हो रही है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ही होती है। अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो कैंडल को अगर हम जलाते हैं तो वो जलती रहेगी ऐसी, बट अगर हम उसके ऊपर ग्लास रख देंगे तो वो जो क्या है वो बंद हो जाएगी जलना, वो बुझ जाएगी, बिकॉज उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो चारकोल के अंदर जो हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आएगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि एक जो रीटा है कोई लड़की, वो अपने ज्वेलर शॉप के पास जाती है अपनी मदर के साथ, वहाँ पर वो उन्हें ऑल ज्वेलरी देती है ताकि वो उसे पॉलिश कर सके। नेक्स्ट डे वो लेकर आती है उसे और वो देखती है कि थोड़ा सा जो वेट है लॉस हो गया है उनकी ज्वेलरी का, और हमें सजेस्ट करना है रीज़न कि वो क्यों हुआ ऐसा। सो अगर कोई भी गोल्ड ऑर्नामेंट हमें पॉलिश करना होता है उसके अंदर क्या होता है, उसे हम एक एसिड के अंदर डिप करते हैं। इट मीन्स एसिड क्या होता है, एक्वा रीजिया, यानी कि ये कॉम्बिनेशन होता है दो एसिड्स का। एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके जब एक सॉल्यूशन बनता है दैट इज नोन एज एक्वा रीजिया। तो जो वो क्या करते हैं, तो जो आउटर लेयर होती है गोल्ड की, अब उसके अंदर पॉलिश करानी है तो जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी और जो शाइनी लेयर होगी अंदर की वो विजिबल होगी। अब क्या होगा, क्योंकि जो अपर लेयर है वो लॉस हो चुकी है ज्वेलरी की, तो इसलिए उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये था आपका चैप्टर बेसिकली जो कंप्लीट हो गया हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिएगा शेयर एंड लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। जो आंसर्स आप क्वेश्चन आपको दिए गए थे उनके आंसर्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।